जस्टिस सुनील गौर साहब हैं। सुनील गौर साहब, दो चीज़ें जो इन्होंने कही मित्तल साहब ने, एक कि जो इम्यूनिटी के मौजूदा नियम हैं उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, दूसरा विजिलेंस मैकेनिज्म ऊपरी अदालतों में ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे कोई व्यवस्थागत इंतजाम किए जाए, विजिलेंस रहे ताकि पता चले कहाँ पे गड़बड़ी की संभावना है, आशंका है। आप दोनों सहमत हैं? मैं जस्टिस मित्तल से पूर्णतः सहमत हूँ। जो उन्होंने सुझाव दिए हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चीफ जस्टिस को पावर्स होनी चाहिए। और एक बार सरकार पीछे जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल भी लाई थी, उसमें कुछ संशोधन करके दोबारा उसको लाना चाहिए, ताकि जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ FIR भी होनी चाहिए चीफ जस्टिस की परमिशन के बाद, और कार्रवाई पूरा होना चाहिए। और बिल्कुल बहुत अच्छे सुझाव आए, इनका हम स्वागत करते हैं। इम्यूनिटी के नियम में बदलाव करना ये कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, आज की मांग यही है कि होना चाहिए। अभी किस तरह की इम्यूनिटी, अभी जो भी खासतौर पे ऐसे मामलों में नहीं, अभी जजों को किस तरह की इम्यूनिटी मिली रहती है? कुछ भी गड़बड़ी करे कोई आपको पूछने वाला नहीं है। उनकी अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर ऐसे सिचुएशन में कि उनको इम्यूनिटी है, ऐसी बात नहीं है। तो चीफ जस्टिस के परमिशन से, और कोई भी चीफ जस्टिस मना भी नहीं करेगा ऐसे केस में। वो कहेगा ठीक है इंक्वायरी की जाए, खुद भी इंक्वायरी करेंगे और आगे भी कहेंगे ठीक है जी आप FIR करना चाहते हैं करिए, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई नहीं रोकेगा इसे। प्रभाकर मिश्रा जी, हाँ, प्रभाकर मिश्रा जी, आपने सुना 2 हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, दोनों मानते हैं कि इम्यूनिटी के नियमों में बदलाव करना जाना चाहिए, साथ ही साथ जजों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, कुछ विजिलेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए हायर कोर्ट पे। लेकिन आखिर रोकता कौन है इसको करने से? ये बड़ा गंभीर सवाल है लक्ष्मण जी। ये जो इम्यूनिटी दी गई वो इसलिए दी गई कि जज बिना किसी भय के अपना काम कर सके, न्याय दे सके। वो इसके लिए नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ भी करने की आज़ादी मिल गई है। और ये मैं कह रहा हूं कि कुछ भी करने की आज़ादी, मतलब आप सोच कर देखिए कि किसी के जज के घर, चाहे उसका हो या किसी और का हो, इतना पैसा, अकूत पैसा मिला, जहां जैसा रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोगों ने देखा वो उनको भरोसा नहीं हुआ कि इतना पैसा मिला। तो वहां पर किसने, कौन एक्ट, क्या जजेज इंक्वायरी एक्ट कहता है या जजों को मिली हुई इम्यूनिटी ये उसको रोकती है कि वहां पर वो होना चाहिए, सीजर होना चाहिए था, वहां पर उस जगह को प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, वहां पंचनामा होना चाहिए था। वो किसने रोका था? ऐसा तो कोई, अब मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई नियम है जो इसे रोकता हो, या पुलिस के अगर वहां पर जो फायर वाले गए उन्होंने अपने अधिकारी को अगर बताया तो उस अधिकारी ने किसी बड़े को बताया होगा, तो किसने रोका था? जी सर, कुछ कह रहे हैं? जी सिर्फ जी जस्टिस मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय इनका पूरा घर सील किया जाना चाहिए था, इनके सारे रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे जाने चाहिए थे, और पूरा घर सील करके उसकी जांच की जानी चाहिए थी। इनके जितने रिश्तेदार हैं, इनका जितना इलाहाबाद का घर है, उसको भी सील करके उसकी जांच की जानी चाहिए थी। और यहीं पर लक्ष्मण जी, यहीं पर बात आती है कि रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट तो कह रही है कि वहां पर ये चीजें नहीं हुई, तो ये ओनस छोड़ दिया गया जज पर कि जज ने उन पैसों को बचा के नहीं रखा, उसको प्रिजर्व नहीं किया। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस एक्ट में लिखा हुआ है, किस जज इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ, या कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं। नहीं, अपने खिलाफ सबूत को हम ही प्रिजर्व करके रख लें। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक सी बात है। दूसरी बात आपने कहा कि कौन करेगा। अब इसको बस समझिए कि 2010 का एक वाकया याद आ रहा है। 2-4 साल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट करना शुरू किया था। प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं कुछ इंटरव्यू दे दिया था। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हुई, नोटिस हुआ। कंटेम्प्ट की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उनके पिता पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि कैसा अवमानना, क्या गलत कहा है, और उन्होंने हलफनामा दिया कोर्ट में कि अब तक, उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस थे बालाकृष्णन साहब,
16 उस समय चीफ जस्टिस हो चुके थे, उन्होंने कहा कि 16 जजों में 8 जज भ्रष्ट हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसे हलफनामे में दे रहा हूं। कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया नाम के साथ। कोई चर्चा नहीं हुई थी लक्ष्मण जी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात करने वालों पर पता नहीं क्यों जुडिशरी इसको सुनने को तैयार ही नहीं है, उस पर बात हो ही नहीं रही है। और हमेशा, और इस मामले में सरकार और न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पता नहीं क्यों उनमें बड़ी कदम ताल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक किसी भी जज के खिलाफ संसद से महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। आप देखेंगे उसकी वजह होती है, अलग अलग वजह होती है। यह हो सकता था इसलिए कि ऐसा माहौल बन रहा था, लेकिन आपने यह भी देखा कि इसमें भी ऑपोजिशन के लोगों ने अपनी बातें कही, इसे भी रोकने की कोशिश हो रही थी, अभी भी होगी। तो ये जो बात समझ में आती है ऐसा कि एक ऐसा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कुछ मामलों में एक राय बनती है, और वो कम से कम है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कहीं गंभीरता मुझे तो कम से कम नहीं दिख रही है। और ये क्यों जरूरी है लक्ष्मण जी, मैं एक लाइन और जोड़ूंगा। मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि न्यायपालिका जो है ना, न्यायपालिका को हम जब कहते हैं ना कि न्यायालय है वो न्याय का मंदिर है, अभी तक हम यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और जजों को हम माय लॉर्ड्स जब कहते हैं तो लॉर्ड मतलब भगवान की तरह कहते हैं। 2 तस्वीरें याद हैं लक्ष्मण जी जो मैंने अपनी देखा हुआ है कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान, कि एक आदमी जा रहा था कोर्ट के सामने, बीएम दास रोड से सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर से जा रहा था, और उसने अपने हाथ में कोई इसके पास मेडिकल बिल वगैरह का थैला था, जमीन पर रखा और कोर्ट के सामने ऐसे हाथ जोड़ा था। तस्वीर आज भी याद है, 2007 की तस्वीर है। और उसके अगले साल एक तस्वीर मैंने देखी थी, एक महिला, उसके केस की सुनवाई नहीं चल रही थी, चीफ जस्टिस की बेंच के में पीछे खड़ी थी और वो ऐसे हाथ जोड़ के बुदबुदा रही थी जैसे भगवान के सामने कोई भक्त बुदबुदाता है। ये न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था होती है। और जब इस तरह की चीजें आती हैं, जजों पे इस तरह के आरोप लगते हैं और वो आरोप इस तरह उन आरोपों पर लिपापोती कर दिया जाता है, जब खबर इस तरह छपती है कि किसी वकील ने ये कहा कि इतने जज भ्रष्ट हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना जज पे कार्रवाई होती है, नहीं जिसने आरोप लगाया उससे पूछताछ होती है। और जब किसी जज के घर पे इतना पैसा लगता है तो ये नहीं बताया जाता कि वो पैसा आया था, तो इस जांच रिपोर्ट में ये भी बात तो होनी चाहिए थी कि अगर उनका नहीं था तो किसका था, या प्रिजर्व नहीं किया गया तो उस पुलिस अधिकारी से पूछा जाना चाहिए था कि भाई आपकी भी तो जवाबदेही हो सकती थी। तो इस मामले में रिपोर्ट एकदम मौन है। तो बात वही बात आती है कि अगर तू नहीं तो कौन रे, एक वो चलता है, कौन, अगर उनका नहीं था किसका था, ये खोजेगा कौन। मतलब ये कि सब लोग नहीं, कोई नहीं चाहता कि न्यायपालिका में, अच्छा इसके पहले मैंने जिक्र किया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे तो न्यायपालिका को यह बात बुरी लगती है। और दूसरी बात एक और कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं, वो बोलना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगर से बैर कौन करेगा। कुछ प्रशांत भूषण टाइप कह सकते हैं और कुछ शांति भूषण टाइप के लोग कह सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका न अंदर झांकती है, न उनके बारे में उंगली उठाने वाले को सुनना चाहती है, बर्दाश्त करती है। नहीं, दरअसल इसमें आपने जो सवाल उठाना है, आखिर कौन इस पे पहल करे। एडवोकेट आभा सिंह जी, पहल मान लिया जाए सरकार करना शुरू करती है, तो कई बार सब सरकार ऐसे पहल करते हैं कि हम जुडिशियल रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर सरकार की मंशा पे भी लोग सवाल उठाते हैं। कहीं जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए आप जुडिशरी पे कंट्रोल तो नहीं करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी 2 हमारे जो पूर्व जजों ने कहा कि इम्यूनिटी के कानून में संशोधन करने की ज़रूरत है, जजों को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। जब ऐसे करने आप चलेंगे, कानून बदलने जाएंगे, तो फिर सवाल उठाया कि कहीं आप जजों पर प्रभाव तो डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात लोग ये याद नहीं कर पा रहे हैं कि 5-7 साल पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चेंज लाया गया। जो सैंक्शन थी वो सैंक्शन इन्होंने बस खत्म कर दी कि बिना सैंक्शन के आप कोई करप्शन के केस में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में जाके अटका हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने भी इस मामले को डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर बैठा हुआ है। आप अगर करप्शन का केस है, आप सैंक्शन क्यों मांग रहे हैं? आम आदमी अगर चोरी डकैती करता है तो क्या उसके लिए सैंक्शन मांगी जाती है कि नहीं तुम्हारे पास करोड़ों रुपए मिले हैं, जब सैंक्शन मिलेगी तब हम कार्रवाई करेंगे? आप पुलिस के हाथ बांध देते हैं।
जो बार-बार आदमी इश्यू उठा रहा है कि जो वीडियो कैमरे से ये कैश लिया गया, आपने पढ़ा होगा, मैंने तो पेपर में ही पढ़ा था कि उन सब मोबाइल्स को सरेंडर कर लिया गया। किसने सीज़ किया? कौन-सी वो बिहाइंड फोर्स थी जिसने दिल्ली पुलिस को कंट्रोल किया और ये सारी चीज़ें खत्म कर दी? सच्चाई बिल्कुल आनी चाहिए, किसका पैसा था, किसका पैसा था? आज आप देखिए जितने गवर्नमेंट लीडर्स, अटॉर्नीज होते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो जजों के बेटे हैं या भतीजे हैं। सारा जितना नेपोटिज्म जुडिशरी में है, उतना कहीं नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मतलब जज का बेटा ही जज बनेगा, जज का ग्रैंडसन ही जज बनेगा। क्यों भाई? क्या जब तक अगर आप खानदानी वकील और जज नहीं है, तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। द टाइम हैज़ कम कि आप जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट करिए, इनके भी इनकम टैक्स रिटर्न सामने लाइए। ये कोई भगवान नहीं रहे। टेंपल ऑफ जस्टिस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो टेंपल ऑफ जस्टिस को भी सुधारना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सोसाइटी में अगर करप्शन है, तो सोसाइटी से ही ये जज आते हैं। ये कहीं और से नहीं आते हैं कि ये आसमान से आते हैं और ये बैठ जाते हैं वहां पे और हम उनको लॉर्डशिप लॉर्डशिप करके अपना मुंह बंद कर लेते हैं। करप्शन अगर हुआ है तो लाइक अ कॉमन मैन दे नीड, द पुलिस हैज शुड हैव द पावर कि आयो जो है उनको बुलाए, उनको तलब करे, आपके यहाँ पैसा मिला है, आप बताइए कहाँ था, किसने दिया। और ये कह के कि जुडिशियल इम्यूनिटी कर दीजिए कि नहीं जज को हम नहीं बुलाएंगे, तो करप्शन बढ़ता जाएगा। और ये याद रखिएगा कि अगर हमने जुडिशरी पे इस तरह से खुली लगाम दी कि मतलब उनका करप्शन हम नहीं करेंगे, तो पॉलिटिशियंस उसका फायदा उठाएंगे क्योंकि वो कहेंगे यू एक स्क्रैच चीज माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। आम आदमी जो है वो प्रजातंत्र पे खतरा हो जाएगा अगर जुडिशरी पे कंट्रोल नहीं किया गया। एक चीज जो इम्यूनिटी कानून में बदलाव की बात कर रही है, जो आपने कहा कि इम्यूनिटी मिली रहती है लेकिन इसमें बदलाव कौन करेगा? इनिशिएटिव लेने का पावर किसके पास है? आशुतोष जी। नहीं देखिए, एक तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर पास किया था कि अगर कोई भी जुडिशियरी में किसी के ऊपर करप्शन चार्ज है तो चीफ जस्टिस का परमिशन उसके अंदर सैंक्शन लगेगा। ठीक है, अभी आवाज सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे कई सारे आदेश, सुप्रीम कोर्ट तो कई सारे ऐसे ऑर्डर पास करती है और सरकार फिर उसको पलट देती है। हाँ, इसमें देखिए सैंक्शन तो पब्लिक जो सर्वेंट है उनका तो अलग, वो तो इशू अलग है। यहाँ पे जुडिशियरी के लिए अलग से इन्होंने फर्दर इम्यूनिटी बनाया, जो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस से भी उसको चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट में भी जो है नए ऑर्डिनेंसेस जो है पास किए जा सकते हैं इसको दूर करने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजन को जो है चेंज कर सकता है। आज की डेट में जितना करप्शन के चार्जेस जो बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा जो ये केस है, जस्टिस वर्मा का जो केस है, मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर एफआईआर करके एसआईटी बिठाने की जरूरत है, और एसआईटी जो है वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे कितने बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं इनके, और कितने प्रॉपर्टीज हैं, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टीज है क्या, और इनके ऊपर अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं तो उसके लिए अलग से केस जो है उनको लगाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा केस खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट बिल्कुल यही बता रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है इतने कैश का और इतना पैसा कहाँ से आया। तो जब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगता है कि जस्टिस मित्तल कुछ बोलना चाहते हैं। जस्टिस मित्तल, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि जस्टिस वर्मा को छोड़ दिए, इस मामले को, स्पेसिफिक मामले को छोड़ दिया जाए। मैं सिर्फ पूछूं कि ये पहल कोर्ट करेगा या फिर सरकार करेगी? देखिए, ये पहल दोनों को करनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश को भी करनी चाहिए और सरकार को भी करनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक सुझाव है मेरा। 94-95 में ये व्यवस्था थी कि अगर बार से या सर्विस से किसी जज का एलिवेशन होता है तो ओथ लेने के दिन ही उसका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जहां 25 साल 30 साल जिस हाई कोर्ट में वकालत की, उसका पूरा स्टाफ भी आपको जानता है, उसके पूरे वकील भी आपको जानते हैं, उनका आपके घर पर आना जाना होता है, उनके आपसे टेलीफोन नंबर होते हैं, आप इजीली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इजीली, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा कि आप इनसे क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो स्थिति 95-96 में थी कि जैसे ही किसी जज का एलिवेशन हुआ उसके दूसरे दिन ही उसे दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता था, तो ये व्यवस्था तत्काल रूप से लागू की जानी चाहिए। जस्टिस वर्मा के मामले में भी, चूंकि वो दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली विश्वविद्यालय के ही पढ़े हुए थे और दिल्ली उनका अपना एक घर था, तो इस तरीके से उनके तमाम साथी भी रहे होंगे। तमाम, देखिए, जजों को खरीदने की वकील हर तोड़ कोशिश करता है,
हर तोड़ कोशिश करता है। तो प्रश्न ये है कि जब वकील और जज दोनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरह परिचित हैं, दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर है, दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना है, तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? मान्यवर, तो जो व्यवस्था 94-95 में थी कि जैसे ही एलिवेशन हो उसको दूर, किसी दूर के हाई कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, और इतना ही नहीं, 3-4 साल पीछे उनका शिफ्टिंग होते रहना चाहिए, ताकि जो कॉकस है, जो मेरा नेक्सस सवाल है, मेरा मुद्दा मित्तल साहब इससे अलग है, इससे आगे है दरअसल, कि कोई व्यक्तिगत प्रभाव में आ जाए, वकील जज को प्रभावित करने की कोशिश करे दूसरे तौर तरीकों से, इसकी गुंजाइश कितनी कम से कम की जा सकती है? मिसाल के तौर पर आप सारे सुनवाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक रखिए, पारदर्शी रखिए, जो कानून कहता है उसके हिसाब से हो। कहीं असामान्य फैसले हो तो तुरंत इसका अलर्ट ऊपरी जज जो उनके सीनियर जज हैं उनके पास जाए, या फिर जो आपने कहा विजिलेंस मैकेनिज्म बनाया जाए उस मैकेनिज्म के तहत अलर्ट सिस्टम हो, ताकि इसकी गुंजाइश कम बने। ठीक है, वहाँ वकील जान पहचान के नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ हो सकता है जान पहचान के निकल जाए, तो इसकी गुंजाइश छोड़ ही क्यों जाए? ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।